लेकिन जय श्री राम का विरोध क्यों? उन्होंने बोला कि जय श्री राम हमको गाली दे रहा है। जय श्री राम तो कोई किसी को गाली नहीं दे रहा है। ममता बनर्जी कभी नहीं चाहते कि कोई हिंदू एकता कभी भी स्थापित हो। ममता बनर्जी का उद्देश्य है कि ऐसा एक माहौल तैयार करे जहां विरोधी शक्ति आप रास्ता में आए भी नहीं सकेंगे। लोग डर से घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हमारा जो टारगेट है वो जो रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेटर्स, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स जो आतंकवाद कर रहे हैं, जो मौलवादी शक्ति है, उनका ऊपर हमारा। कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हुआ, बड़े फिल्मी पर्दे के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि आखिर उनके साथ कैसा और क्या हुआ था। बहुत सा लोग ये बोला कि भाई एक दिन तो बंगाल में भी तो ऐसा ही होगा। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। देश की राजनीति में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है, लेकिन अभी हाल ही में हुई वीरभूमि हिंसा बेहद चर्चा में रही। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राज्यसभा सांसद स्वप्न दास गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे बड़ी बात कि अगर 1 साल का देखें, 1 साल का कार्यकाल ममता दीदी का कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये 1 साल अगर आप देखें तो ये शुरुआत हुआ है 2 तारीख को मई में, जहां हिंसा से शुरू हुआ और आज 1 साल चलने जा रहा है। अब देखिए रामपुर हाट, बीरभूम में जैसा नृशंस हत्याकांड हुआ है, 10 या 12 लोग अभी भी कोई एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं दे सकेंगे, लोगों को जिंदा मारा है, महिला और बच्चा। तो जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, राजनीतिक क्रिमिनलाइजेशन, करप्शन और गवर्नेंस का ऊपर कोई जीरो ध्यान, ये 1 साल में ममता बनर्जी दिखा दिया। बहुत सा नाटक हो रहा है, बहुत सा ड्रामा हो रहा है, डेली कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन लोगों, आम जनता का ऊपर उनका क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है अब वो नहीं बोल सकेंगे। परफॉर्मेंस क्या है, गवर्नेंस कुछ मैटर करता राजनीति में? मेरा ख्याल में तो बंगाल में नहीं है। आप ये पूरा ड्रामा लेके चल रहा है, तनाव से पॉलिटिकल कंट्रोल उन्होंने एस्टैब्लिश किया है, विरोधी शून्य राजनीति करने वाला एक अप्रोच लिया है। तो आज बंगाल का हालत बहुत ही खराब है। बड़ी बात यह है कि जैसे ही आपने जिक्र किया कि जैसे ही सरकार में ममता बनर्जी आती है, उसके बाद हिंसा से ही उनके कार्यकाल की शुरुआत होती है। लेकिन अभी वीरभूमि हिंसा हुई और उसी के साथ में आपको लगता है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम ना होकर के इस समय जो घटना हुई, आपस में मुस्लिम थे, खुद टीएमसी के कार्यकर्ता थे जिससे सबसे ज़्यादा लोग मारे गए। लेकिन आपको लगता है कि क्या इसी तरह लाशों पर कदम रख के उनका उद्देश्य क्या है, इससे हासिल क्या करना चाहती है? पीएम की कुर्सी पर नज़र कहीं ना कहीं। देखिए, ममता बनर्जी का उद्देश्य एक है, वेरी सिंपल, कि उन्होंने बंगाल से 38-40 जो भी सीट दखल करके अगले चुनाव में उन्होंने 40 सीट जीतना का उनका लक्ष्य है। और उनका ये भी विश्वास है कि सारा भारतवर्ष में इस बार बीजेपी का हार होगा। लेकिन कोई कांग्रेस या कोई ऐसा कोई मेजॉरिटी नहीं मिलेगा, तो छोटा छोटा सो दल होगा, उसमें उनका जो कंट्रीब्यूशन होगा एक बड़ा अंश होगा, और उस कारण से उसको बेस करके उन्होंने पीएम होने वाला है। ये गैम्बल लिया है कि वो पीएम से 6 महीने हो या 10 महीने हो या 1 साल हो, उसका मतलब नहीं है। और सामने वाले दिन में उन्होंने बंगाल में जाना चाहते हैं, लोगों को पास वोटिंग के टाइम में, चुनाव के, कि इस बार बंगाली एक प्रधानमंत्री बनेगा। और क्योंकि अदरवाइज मोदी जी का छवि जो है
वो काउंटर करना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। मोदी जी का एक बड़ा अपील है, सारा बंगाल में जैसा सारा भारतवर्ष में है, तो उसका अपील काउंटर कैसे करे? काउंटर करे कि नहीं, देखिए हमारा स्थानीय कोई पीएम होने वाला है, आप लोग बंगाली लोगों का एक ड्यूटी है कि इसको ही बनाइए पीएम। तो ये दोनों ही, एक पॉलिटिकल भी है, अच्छा, और ऐसा एक माहौल तैयार कर दिया कि विरोधी शून्य राजनीति, ये ऐसा कोई विरोध ज़्यादा कुछ नहीं हो बंगाल में। ममता दीदी अखिलेश के समर्थन में खुल करके आती हैं और कहती हैं अगर योगी आ गए यूपी में तो यूपी को खा जाएंगे। लेकिन योगी मोदी से इतना बैर क्यों, उनसे आखिर तकलीफ क्या है? तो एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड राजनीतिक विरोधिता है बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी सबसे बड़ा विरोधी शक्ति है आज बंगाल में, तो वो तो एक कारण ही है। और आज ममता बनर्जी जो कोशिश कर रहे हैं कि जितना विरोधी शक्ति है, रीजनल पार्टीज पर्टिकुलरली, उन सबों के साथ कुछ समझौता करे, एक अंडरस्टैंडिंग करे, उनका मदद करे जैसा इधर उधर, और कांग्रेस को जैसा होने नहीं देंगे। क्योंकि कांग्रेस होने से कांग्रेस क्लेम करेंगे कि हमारा सबसे बड़ा विरोधी शक्ति हम है। उन्होंने तो इसीलिए कांग्रेस को थोड़ा नीचे करना चाहते हैं और दूसरा रीजनल पार्टीज को करते हैं। रीजनल पार्टीज का कॉन्क्लेव में उन्होंने सबसे बड़ा ये करेंगे। लेकिन बात करें जय श्री राम की, आपने जिक्र किया कि योगी मोदी का विरोध इसलिए कि वो सामने हैं और सबसे विरोधी पार्टी के रूप में, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उनके सामने हैं, कहीं ना कहीं राह रोक सकते हैं। लेकिन जय श्री राम का विरोध क्यों? जय श्री राम का विरोध उनको लग रहा है। देखिए, ममता बनर्जी कभी नहीं चाहते कि कोई हिंदू एकता कभी भी स्थापित हो। उनका क्लियर है। 2019 में भी कौन बोला कि उन्होंने बोला कि जय श्री राम हमको गाली दे रहे हैं। जय श्री राम तो कोई किसी को गाली नहीं दे रहा है। तो उनका जो है वो चाहते हैं कि हिंदूज मस्ट बी डिवाइडेड, मुस्लिम्स मस्ट बी यूनाइटेड, एंड दैट इज हर इलेक्शन स्ट्रेटजी। तो क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर ही वो केंद्र में बैठना चाहती हैं या राज्य में ही बने रहना चाहती हैं? देखिए, उनका जो लक्ष्य है कि बंगाल में आज 30% मुस्लिम पॉपुलेशन है। पिछले असेंबली चुनाव में, 2021 का असेंबली चुनाव में उनका 90% 95% अभी ममता बनर्जी का सपोर्ट किया था। कांग्रेस सब they didn't exist anymore. हाँ, so that is the reason why she feels that it is important that total support उनका रहना चाहिए। और हिंदू अगर इसी बीजेपी वन अबाउट रफली 55% ऑफ द हिंदू वोट, हिंदुओं ने 55% बीजेपी को वोट दिया था। अगर बीजेपी 65% मिल जाए तब तो यू हैव टू कीप हिंदूज डिवाइडेड। आपने बंगाल के माहौल को बहुत करीब से देखा, लेकिन बड़ी बात यह है कि बंगाल का जिस हिसाब से माहौल है उस हिसाब से कहीं ना कहीं लगता है कि सुधार कैसे हो पाएगा, क्योंकि विकल्प क्या है? अगर हम देखें तो खुद जब गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर प्रचार के लिए गए थे इलेक्शन दौरान, तो उनके ऊपर खुद हमला हुआ था, उनके काफिले पर हमला हुआ था। क्या आपको लगता है कि वाकई में जो केंद्र में बैठी सरकार, मोदी सरकार है, जो एक्शन लेना चाहिए या जो जवाब देना चाहिए था वो जवाब शायद नहीं मिला? नहीं, ये तो सही बात है आपने जो कहा। मतलब गृह मंत्री पर हमला हो जाना और उसके बाद ममता दीदी पर आँच ना आना। गृह मंत्री पर ऊपर हमला हुआ है, बीजेपी का प्रेसिडेंट को ऊपर हमला हुआ है, सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। ममता बनर्जी का उद्देश्य है कि ऐसा एक माहौल तैयार करे जहां विरोधी शक्ति आप रास्ता में आए भी नहीं सकेंगे, लोग डर से घर से बाहर नहीं निकलेंगे। और उसके बाद उन्होंने उस भित्ति में उन्होंने पूरा इलेक्शन मशीनरी कंट्रोल कर देंगे, प्रशासन, पुलिस। अब ये देखना चाहिए कि आज सबसे ज़्यादा मदद कौन कर रहा है विरोधी शक्ति को ऊपर हमला करने में? ये तो पुलिस फोर्स।
पुलिस हैज बिकम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ तृणमूल कांग्रेस। अब इस टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन, विकृत राजनीति आज हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और अभी ये दुर्भाग्य ये है कि एक सारा देश में एक अंडरस्टैंडिंग है कि अब 356 कैजुअली यूज नहीं करेंगे। कांग्रेस जैसा हर वक्त करते थे, हम यहाँ नहीं करते हैं। तो इसका एडवांटेज उन्होंने ले रहे हैं। इनका एडवांटेज ये ले रहे हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि बीजेपी नहीं करेगा भाई। और ये भी अब लेकिन फिर भी उनका एक डर है, और डर होने के कारण में ही आज वो सब समाजवादी पार्टी के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग करे। अरे शिवसेना को इतना दिन इतना बड़ा कर लिया, अब उद्धव जी से भी मिलना चाहते हैं, स्टालिन से भी बात करेंगे, इधर केजरीवाल से भी बात करेंगे, इससे सब जैसा एक सो दैट इट लुक्स लाइक कि ये एक कोई स्पाइट का राजनीति, ये विंडिक्टिव राजनीति बीजेपी कर रहा है। लेकिन आज बंगाल में जो स्थिति है, आई बिलीव 356 का प्रयोग करना ये दाबी ठीक है, ये दिस इज करेक्ट। बट मैं भी ये भी जानता हूँ कि नहीं होगा। जिन्होंने हिंदू के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, या भाजपा को राष्ट्रीयता के नाम पर, राष्ट्र नीति के नाम पर वोट किया हो, साथ दिया हो, समर्थन दिया हो, लेकिन उन व्यक्ति की केवल इस बात के लिए हत्या कर दी जाए, दिन दहाड़े उनको जला दिया जाए, घरों को आग लगा दी जाए, तो उनके मन में विश्वास कैसे पैदा होगा अगर भाजपा कोई कड़ा एक्शन नहीं लेती है? तो देखिए, इसका दो चीज़ करना है। पहले तो हमारा अभी एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतना डिटीरियरेट कर गया है कि आम आदमी लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये कितना दिन चलेगा। एक गुस्सा बिल्डअप कर रहे हैं। बीजेपी या जो हिंदुत्व की जो शक्ति है, पहले तो उसके लिए एक संगठित रूप में उसका प्रकाश देना पड़ेगा, एक लीडरशिप देना पड़ेगा। सेकंड है कि अभी भी एक बड़ा वर्ग हिंदू समाज में, जिसको हम कहते हैं प्रभावशाली बंगाली लोग, ओपिनियन मेकर्स, उन्होंने हमारा साथ नहीं है। वो पिछले चुनाव में भी नहीं था, अभी भी नहीं है। और उन्होंने बाय डिफॉल्ट नो वोट टू बीजेपी करके, वो जो लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड जो है, उन्होंने ममता को समर्थन किया है। तो हम लोग का अभी एक टारगेट होना चाहिए कि उनका कैसे प्रभावित करे। और थर्ड जो है, ये और जटिल प्रश्न है कि एक 30% वोट बैंक, 30% वोट बैंक अगर यूनाइटेड हो जाए तो मुश्किल हो जाता। वो 30% वोट बैंक को डिवाइड कैसे करें? इसमें ये नहीं होगा कि बीजेपी को मुस्लिम समाज वोट देंगे, अभी मेरे ख्याल में अभी नहीं है, ऐसा परिस्थिति नहीं है। लेकिन आसाम में जैसा हुआ, एक छोटा वर्ग आसामी भाषी मुस्लिम्स, एक बड़ा अंश 25% बीजेपी को सपोर्ट किया था। इट मेड अ क्रिटिकल डिफरेंस। और ये दिखाना पड़ेगा मुस्लिम्स को, भाई देखिए, हम लोग बंगाली मुसलमानों को ऊपर हमारा कोई इतराज़ नहीं है। हमारा जो टारगेट है, वो जो रोहिंग्या इन्फिल्ट्रेटर्स, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स जो आतंकवाद कर रहे हैं, जो मौलवादी शक्ति है, उनका ऊपर हमारा। तो ये जो पॉलिटिकल चाल, ये बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। ये इतना आसानी नहीं है, लेकिन पहले से हम लोग सही ढंग का लीडरशिप देना पड़ेगा। और फाइनली एक चीज़ बोलना पड़ेगा कि अभी बंगाल में बीजेपी एक नया पार्टी है। हम लोग पहले बार 2019 में, हम 2014 में 10% भी नहीं किया, उसके बाद 2019 में हम लोग 40% में पहुंच गया। इतना बड़ा एक लीप
एक स्टिल इट इज़ अ न्यू पार्टी। अब सही ढंग का लीडरशिप, भाषा का शालीनता, बंगाली कल्चर के साथ पूरी ये आपको मिलजुल के चलना, रिस्पेक्ट करना, बंगाली ऐतिह्य को, हेरिटेज को ठीक से स्वीकृति देना, ये सब जो उन्होंने। अच्छा, तृणमूल कांग्रेस तो पुराना कांग्रेस का ही तो है, तो बहुत दिन का पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी भी बहुत दिन का पार्टी है। हम लोग उस तुलना में एकदम नया शक्ति है। तो इसमें अभी बौद्धिक काम करना पड़ेगा, संगठनिक काम करना पड़ेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा एक अहंकार, आचरण से हम लोग को दिखाना पड़ेगा कि हम लोग वी आर डिफरेंट, वी आर सुपीरियर, दैट हम लोग, आप हमको अगर एक मौका देंगे तो मैं बंगाल का हेरिटेज, बंगाल का ऐतिह्य रक्षा करके बंगाल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और आज एक चीज़ मेरे मन में क्लियर है कि आज मोदी जी का जो एक छवि है सारा इंडिया में, से लोग प्रकाश करे या ना करे, बंगाल में उतना लोग प्रकाश नहीं करते, लेकिन चुप में आप देखेंगे ये मोदी एक विराट नेता, क्वाइट एक अप्रिसिएशन है। वो क्वाइट को ऊपर आने के लिए एक माहौल तैयार करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा सामने दिन में। बंगाल में जो है एक बड़ा कठिन, ये एक इट इज़ मोर देन अ पॉलिटिकल फाइट, एकदम तो इट्स लाइक अ वॉर। कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो नरसंहार हुआ 32 साल बाद बड़े फिल्मी पर्दे के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि आखिर उनके साथ कैसा और क्या हुआ था। लेकिन आज वहीं जब पश्चिम बंगाल में लाखों बंगाली अपनी जान बचाने के लिए पलायन करते हैं, कहा जाता है कि जब केंद्र में मजबूत नहीं थी कश्मीरी में जो नरसंहार हुआ था, लेकिन आज मजबूत है, तो क्या फिर से यह दोहराया जाएगा कि फिर बताया जाएगा कि कश्मीर फाइल्स के माध्यम से, बंगाल फाइल्स के माध्यम से, कि बंगाल में क्या हुआ था? देखिए, अभी जो हो रहा है बंगाल में, कश्मीर फाइल्स से आप इसे देखेंगे ना। देखिए, एक चीज़ बड़ा मैं इंटरेस्टिंग, मैं कश्मीर फाइल्स कलकत्ता में देखा जी, एक सिनेमा हॉल में गया जाके, और सिनेमा हॉल में देखा लोग चुप करके जाके कोई बातचीत नहीं करते, देखते हैं और उसका हजम भी करते हैं, डाइजेस्ट भी करते हैं चुपचाप। ये ऐसा हुआ है, और ये बात इतना दिन ओपनली कोई बोल नहीं रहा है। सबसे बड़ा ये है कि हुआ नहीं, वो तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी ज़्यादा नहीं जानते थे, और कितना हुआ है। और बहुत सा लोग ये बोला कि भाई एक दिन तो बंगाल में भी तो ऐसा ही होगा। अब बात ये है कि एक आत्मविश्वास लोगों को चाहिए। What we are lacking is self confidence. ये सेल्फ कॉन्फिडेंस करने में क्या क्या प्रस्तुति करना पड़ेगा, मेरे ख्याल में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। लोगों को धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस देना ही पड़ेगा। इसमें सिर्फ राजनीतिक शक्ति का ज़रूरत नहीं है, इसमें सामाजिक शक्ति का भी ज़रूरत है। इसमें बंगाल में बाहर जो प्रवासी बंगाली रहे, उनका भी योगदान बड़ा इम्पोर्टेंट है। सबको लेके हम लोग 38% वोट मिला था। उसके बाद एक माहौल तैयार किया कि उसमें लोग डर के अभी घर के अंदर चला गया, उनको निकालना है। और दूसरा आदमी वर्ग को भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि भाई आइए, ये बीजेपी को साथ जाने में अब बंगाल का ही इम्प्रूवमेंट होगा। तो ये एक बड़ा पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। मेरे ख्याल में इस पॉलिटिकल प्रोजेक्ट में हम सब लोगों का सहायता लगेगा, बहुत सा रिसोर्सेज लगेगा, लेकिन ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो कुछ दिन के बाद बंगाल विल गो आउट ऑफ, इफ नॉट फॉर्मली, अभी भी
कभी कभी मेरे मन में आशंका होता है कि ये बंगाल इज इट अ पार्ट ऑफ इंडिया। उस दिन रूपा गांगुली ने पार्लियामेंट में बोला कि भाई ये हम लोग क्या भारत का अंग नहीं है। ये प्रश्न अब जो कर रहा है, तो इसीलिए आपको ये धारणा होना चाहिए कि कितना बड़ा एक फाइट सामने के दिन में है। बड़ी बात यह है कि जैसे कि नाम से व्यक्ति का पर्यायवाची देखा जाता है, तो सोचा जाता है कि भाई स्वप्नदास, मतलब स्वप्न से जोड़ा जाता है। तो अगर बात करें ममता, तो ममता के नाम से जो इतना सुंदर नाम है, उसकी ममता, वाकई में ममता कहाँ चली जाती है? देखिए आज वो भी माँ, वो भी एक मतलब महिला, मतलब स्त्री में ममता। देखिए ममता जब सीपीएम के खिलाफ लड़ा था, माँ माटी मानुष स्लोगन लेके खड़ा था, तब लोग सोचा कि भाई ये हिंसा का राजनीति, ये घृणा का राजनीति, ये क्लास वॉर का राजनीति खत्म हो जाएगा। कहती बंगाल की बेटी भी कहती है। हाँ, ये एक साधारण घर के एक महिला लीडरशिप दे रहे हैं, एक लोगों का एक कॉन्फिडेंस था कि ये करेंगे। लेकिन उल्टा कुछ हुआ है। आज हम देख रहे हैं कि एकदम जिस टाइप का पॉलिटिक्स, जिस टाइप का पॉलिटिकल कल्चर, जिस टाइप का हिंसा, लोगों कोई बोलता है भाई इससे बेहतर सीपीएम था, उन्होंने डिसिप्लिन वे से करता था, उनका कंट्रोल डिसिप्लिन था। ये तो सब 10 लोग तृणमूल को मार रहा है, इसको मार रहा है, एकदम फ्री एंड फॉल, एनार्की। ये तो एनार्की हो रहा है। तो आज ममता बनर्जी जिस टाइप का क्रिमिनल, पूरा बंगाल का एक पूरा क्रिमिनल एंटरप्राइज में परिणत कर दिया, इसमें बंगाली कल्चर का ऊपर एक प्रभाव पड़ेगा, बंगाल का इमेज और बंगालियों को इमेज के ऊपर सबसे बड़ा। मेरा याद है कि 60-70 की अर्ली दशक में लोग सोचते थे कि सब बंगाली लोग नक्सल है। हम लोग दिल्ली में जब कॉलेज में आया था तो सोच दौड़ लिया ये नक्सल टाइप है होगा। अब सामने दिन में लोग देखेंगे बंगाली को, देखेगा वो तो मारपीट करने वाला, गुंडागर्दी करने वाला टाइप, खून खराबी करने वाला। ये ठीक नहीं है। ये पूरा बंगाल का ऊपर एक असर पड़ेगा। आखिरी सवाल, एक पत्रकार, उस पत्रकार से, क्योंकि आपका पत्रकार जगत में एक बड़ा नाम है, बहुत सारी संस्थाओं में आपने काम किया, तो एक पत्रकार होने के नाते वर्तमान परिस्थिति को कैसे देखते हैं? क्योंकि चारों तरफ से चाहे क्योंकि जितने भी पड़ोसी देशों में युद्ध जैसे हालात हों, गरीबी, महंगाई जैसे हालात हों, और फिर हिंदुस्तान जैसे देश में कुछ लोग उछल करके आते हैं कि महंगाई है, पेट्रोल है, या फिर देश में डर लगने जैसे माहौल है, या फिर मोदी के आने के बाद हिंदू मुस्लिम वाली बात, मतलब एक पत्रकार होने के नाते आप इसे वर्तमान स्थिति या परिस्थिति को कैसे देखते हैं? देखिए आजकल जो हो गया है कि पत्रकारिता और राजनीति दोनों एक साथ हो गया है। जैसा पोलराइजेशन आप पत्रकारिता में देख रहे हैं, ये आप देखे हैं कि कोई अनुमान, किसी का अनुमान, और ये ज़्यादातर अब अंग्रेजी में होता है, उन्होंने सोचता है कि भाई इंडिया में तो फैशीवाद हो गया, इंडिया तो फैशिस्ट कंट्री हो गया, ऐसा सोचते हैं कि यहाँ तो बोलने का, मुंह खोलने का जगह ही नहीं है। ये तो इमरजेंसी तो एक टाइप का होता था, ये तो दूसरा टाइप का, ये तो फैशिज्म आ गया है। और ये भी बोलता है, और क्यों किसी जैसा कोविड के टाइम में जिस टाइप का प्रचार हुआ था कि यूपी में पूरा यूपी एक शमशान घाट बन गया,
भाई अगर पूरा यूपी शमशान घाट बन गया होगा तो चुनाव के परिणाम ऐसा होता था कभी?